लोग, 40 से प्लस लोग हैं। और यहाँ पे अनुमंडल में इतने लोगों के लिए काम है, पत्रकारों के लिए? नहीं, लोगों का काम नहीं है, पत्रकार है। नहीं, मतलब इतने पत्रकारों के लिए जगह है कि इतना न्यूज, इतना खबर रोज लग रहा है? अच्छा, चलिए, नमस्कार भैया, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है, 2 अक्टूबर 2022 को जो जन सुराज अभियान के तहत हम लोगों ने पदयात्रा पश्चिम चंपारण के गांधी भितिहरवा आश्रम से शुरू किया है, उसके करीब करीब अब 18 महीने होने को आ गए हैं। 2 मार्च को 18 महीना हो जाएगा। इन 17.5-18 महीनों में हम लोग पश्चिम चंपारण से चलना शुरू किए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली होते हुए हम लोग समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, उसके बाद खगड़िया। आपके जिले में पिछले 15-20 दिनों से हम पैदल चल रहे हैं। अभी 5-7 दिन यहाँ और रहेंगे। अभी तक का जो पदयात्रा का अनुभव है वो आपका संक्षिप्त में वो साझा करेंगे। पहले पदयात्रा का उद्देश्य आपको बता दें। पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार के जन जन गांव गांव में जाकर ये बताया जाए कि जो बिहार की गरीबी है, पिछड़ापन है, परेशानी है, अगर उसको दूर करना है तो बिहार के लोगों को अपनी जाति, धर्म, नेता, दल, विचारधारा से ऊपर उठकर एक बार जीवन में अपने और अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए वोट करना होगा। और यही बात बताने के लिए पदयात्रा में हर 2-2.5 किलोमीटर पे हम लोग रुक के गांव में छोटी सभाएं करते हैं, नुक्कड़ मीटिंग करते हैं, उनको लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य है कि बिहार में विकल्प के अभाव में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वोट मजबूरी में भाजपा के डर से लालू जी के डर से भाजपा को वोट देना पड़ता है। एक अध्ययन किया गया यहाँ, जिसमें ये अनुमान है कि करीब करीब 55% लोग, आधे से ज़्यादा लोग बिहार में ऐसा मानते हैं कि जो दल यहाँ पर जो विकल्प उपलब्ध है उसमें लोगों को मजबूरी में वोट करना चाहता है और बिहार में एक नए दल, नए विकल्प की जरूरत है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि अगर आधे से ज़्यादा लोग बिहार में एक नया दल और विकल्प देखना चाहते हैं तो उन लोगों को एक साथ लाकर एक नया दल बनाया जाए। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो दल प्रशांत किशोर या कोई व्यक्ति विशेष, कोई जाति, परिवार विशेष न बनाए। उस दल को बनाने में बिहार के वो सारे लोग साथ में लगें जो चाहते हैं कि बिहार में एक नया दल बने। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य, जो हम लोग सुबह से शाम तक चलते हैं, गांव, समाज, प्रखंड, पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना जो बिहार में एक नया दल बनाना चाहता है और उनको एक साथ एकत्रित करके एक संगठनात्मक स्वरूप देना। और तीसरा और अंतिम पदयात्रा का जो उद्देश्य है कि अगर लोग समझ जाएं, वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना शुरू कर दें, उनके सामने एक अच्छे लोगों का विकल्प हो। फिर भी बिहार में तब तक सुधार नहीं हो सकता है जब तक बिहार की समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझकर उसको सुधारने का एक योजना न हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है कि बिहार के हर पंचायत का अलग अलग 8,500 पंचायतों का वहां की जमीनी हकीकत, परेशानी को समझकर एक योजना बनाना, ताकि चुनाव से पहले लोगों को ये जानकारी हो कि उनके पंचायत को अगले 10 बरस में विकसित बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या जन सुराज का कार्यक्रम है। हर पंचायत की एक अपनी समस्या है, कहीं बाढ़ है, कहीं कटाव है, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं सड़क नहीं है। इन समस्याओं के साथ साथ हर पंचायत के लिए 3 बातों की योजना हम लोग बना रहे हैं। पहला, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी विश्व स्तरीय व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जा सकते हैं ताकि लोगों को पलायन न करना पड़े। और तीसरा, हर पंचायत में जो खेती होती है उस खेती को खाने वाले खेती से कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि जब पदयात्रा में हम लोग चल रहे हैं तो जितने दिन हम लोग चलते हैं करीब करीब उतने दिन हम लोग जिले में रुकते भी हैं। जैसे 3 दिन चले, 2 दिन यहाँ रुके हुए हैं। इसलिए रुके हुए हैं कि जिन पंचायतों से होकर हम गुजर गए, चाहे मैं गया या मेरे साथी गए, वहाँ के विषयों को एक साथ संकलित करना, वहाँ के लोगों से मिलना, वो संगठन को बनाना, उन समस्याओं की योजना बनाना। खगड़िया जब छोड़ेंगे,
खगड़िया को की यात्रा जब 24 फरवरी को पूरी होगी तो उस दिन खगड़िया के हर पंचायत की योजना मेरे पास बनाकर हम यहाँ बनने के बाद ही खगड़िया छोड़कर जाएंगे। खगड़िया से जो 15-20 हजार लोग जन सुराज की इस परिकल्पना से जुड़कर दल बनाने के लिए इसके सदस्य बनना चाहते हैं, उन लोगों को चिन्हित करने के बाद ही निकलेंगे। और जब यहाँ से निकलेंगे तो 1 महीना के अंदर आपको जन सुराज का पूरा संगठन, इसके जिले की इकाई, इसके अनुमंडल, इसके प्रखंड, इसके पंचायतों की इकाई, आपको इसके लोग, इसका संगठन, इसका ऑफिस, कार्यालय सब आपको दिखेगा। इसके साथ साथ एक और चीज जो आप जिले में देख रहे होंगे वो है यूथ क्लब। यहाँ पर कुछ खुले हुए आपको दिखे होंगे पंचायत में, प्रखंड के स्तर पर। ये जन सुराज परिकल्पना के उस भाग का हिस्सा है जिसमें हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि बिहार में 1 लाख बच्चों को, 1 लाख बच्चों को, जो लोग बड़े बाप के लड़के नहीं हैं, जिनके बाबूजी विधायक मंत्री नहीं हैं, लेकिन वो लोग, वो युवा जो राजनीति करना चाहते हैं, सामाजिक राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं, अपने गांव, समाज, पंचायत के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को क्लबों के जरिए एक जगह संगठित करना और उनको मैं जन सुराज के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करना और उनको वो साधन व्यवस्था मुहैया कराना ताकि वो सामाजिक राजनीतिक तौर पर अपनी पहचान बना सकें, अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर सकें। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार में जन सुराज अभियान शुरू करते समय एक अध्ययन में मैंने पाया कि पिछले 30 वर्ष में, ये आप भी ध्यान रखिए, पिछले 30 वर्ष में बिहार में सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बने हैं। बिहार की आबादी है 13 करोड़, यहाँ रहते हैं 3 करोड़ से ज्यादा परिवार, लेकिन पिछले 30 वर्ष में दल चाहे कोई जीते, सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही सांसद विधायक यहाँ बनते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप देख लीजिए। कई बार हम लोग को लगता है कि लालू जी का जो दल है वो परिवार का दल है, कई लोगों को लगता है रामविलास जी का जो दल है वो परिवार का दल है। ये सिर्फ लालू जी और रामविलास जी तक सीमित नहीं है, ये हर प्रखंड, हर विधानसभा की कहानी है। हर विधानसभा में 2, 4, 5 परिवार है जिसका दबदबा है, जिसका कब्जा है। जैसे आप भाजपा का उदाहरण ले लीजिए, भाजपा में आजकल नए नए नेता बने हैं सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी कौन है? इनके बाबूजी शकुनी चौधरी। जब कांग्रेस का दौर था तो शकुनी चौधरी जी विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का दौर आया, जनता कांग्रेस को हरा दिया, लेकिन जिसको जिताया वही शकुनी चौधरी और आरजेडी में विधायक मंत्री बन गए। फिर जब लालू जी का दौर खत्म हुआ, नीतीश जी का दौर आया, उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बन गए। जब भाजपा का दौर अभी दिखेगा तो उसमें भी भाजपा को भी कोई दूसरा कुशवाहा नेता नहीं मिला, उसको भी शकुनी चौधरी का ही लड़का मिला। दल बदलते गए, जनता को लग रहा है कि हम कांग्रेस को हटा के आरजेडी को ले आए, लेकिन आदमी परिवार तो वही है। इसीलिए बिहार में ये परिवर्तन जो है वो हो के भी नहीं होता है, क्योंकि वही परिवार, वही नेता, वही चेहरे यहाँ पर इन्होंने कब्जा करके ये लोग बैठे हुए हैं। और जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं, जिनके बाबूजी पहले से विधायक सांसद नहीं है, जिसके पास बहुत पैसा नहीं है, उन लोगों में क्षमता है, जज्बा है, नियत है, लेकिन उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं है। इसीलिए मैं ये क्लब की व्यवस्था मैंने शुरू की है, जिसमें हर पंचायत में 8 से 10 बच्चों को, मतलब पूरे बिहार में करीब 1 लाख बच्चों को अगले 3 वर्षों में मैं चिन्हित करके, उनको एकत्र करके, उनको प्रशिक्षित करूंगा, ताकि कल हो के वो वार्ड सदस्य लड़े, मुखिया लड़े, समिति लड़े, प्रमुख लड़े, क्षमता है तो विधायक भी लड़े। और इन बच्चों को ही प्रशिक्षित करके इनको आगे चुनाव लड़ने के लिए, जैसे मैं पहले दलों को, नेताओं को मदद करता था, वैसे इनको मदद करूंगा और प्रयास करूंगा कि निचले स्तर पर नई पौध लगाई जा सके, नए पौध को राजनीतिक सामाजिक जीवन में सक्रिय किया जा सके। ये पदयात्रा का, जनसुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है। और अभी तक अब पदयात्रा का जो अनुभव रहा है, जो आज की राजनीतिक सामाजिक बिहार की परिस्थिति है, उस पर आप जो सवाल करना चाहें वो सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खगड़िया में जो घूमे और इस पर जो समस्या है, ये तो 5 दिन के बाद जब खत्म करेंगे तो आपको बताएंगे। मोटे तौर पर खगड़िया बिहार के सबसे गरीब और पिछड़े जिलों में है। और आज से नहीं, इसका तो हिस्टोरिकल जो लोग बताते हैं कि टोडरमल के जमाने में बता दिया गया कि ये वो एरिया है जहां से लगान नहीं लिया जा सकता, उस समय से इतनी गरीबी है।
और गरीबी का एक मुख्य कारण यहाँ की जो 7 नदियों का प्रभाव है, जल प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो करीब करीब 2/3 खगड़िया बाढ़ से प्रभावित है। जहां बाढ़ नहीं आ रहा है वहां जल जमाव की समस्या है, और बड़ी संख्या जो यहाँ पर लोगों की किसानी की है, जो आप लोग मक्का यहाँ उगाते हैं, उसका दाम न मिलना है। जैसे अभी मक्का का जो दाम है, जहां मुझे याद है शायद 2090 रुपये दाम है, और खगड़िया में आप जाकर गांव गांव पूछ लीजिए, कोई ऐसा किसान मक्का उत्पादक नहीं मिलेगा जिसने अपने मक्के को 1600, 1700, 1800 से ज्यादा में बेचा हो। यहाँ पर उस मतलब जो कृषि आधारित बाढ़ और कृषि आधारित जो व्यवस्था है, उसमें जो कमी है, उस यहाँ के गरीबी का मेन कारण है। उद्योग धंधे तो यहाँ पर है नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था है नहीं। वो कोई खगड़िया की स्पेसिफिक बात नहीं, वो तो पूरे बिहार का वही हाल है। पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा का ध्वस्त होना और किसानों की बदहाली, ये तो हर जगह है। खगड़िया बेगूसराय के मुकाबले या दूसरे अन्य जिलों के मुकाबले ज्यादा पिछड़ा क्यों है, उसकी एक वजह मुझे समझ में आ रही है। यहाँ पर जो नदियों का प्रभाव है यहाँ के जीवन पर, यहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन पे, वो बहुत ज्यादा है। और इन नदियों के जल प्रबंधन को लेकर कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर 2 पुल की मांग हमको लग रहा है कि आज पिछले 20-25 बरस से चल रही है, आज तक नहीं बना। यहाँ नदियों मतलब बाढ़ हर साल आ रहा है। जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं, इस साल नहीं आया, लेकिन लोग बता रहे हैं हर साल बाढ़ आता है, लेकिन कोई उसके लिए प्रयास नहीं किया गया है। हर साल लोगों को मालूम है, एक ही नेता यहाँ जो विधायक है 3 बार 4 बार 5 बार से लोग जीत कर आ रहे हैं, लेकिन समस्याएं वही बनी हुई हैं, कोई उसका परिवर्तन नहीं हुआ। तो खगड़िया में जब तक पानी के प्रबंधन को ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक खगड़िया का समुचित विकास संभव नहीं है। खगड़िया बिहार के उन राज्यों में है, उन जिलों में इसकी गिनती मैं करता हूं, जहां बाढ़ और पानी के प्रबंधन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता के आधार पर जिसका रास्ता अगर निकाला जाए, तभी यहाँ की जीवन शैली और यहाँ की आर्थिक सामाजिक विकास की बात हो सकती है। वरना आप चाहे सड़क बनाइए, बांध बनाइए, कुछ भी बनाइए, बाढ़ आता है, सब बर्बाद हो जाता है, फिर वहीं का वहीं चला जाता है। तो ये जल स्वराज की एंट्री क्या 2024 में होगी? नहीं, मैंने आपको बताया कि जन स्वराज जब मैंने पैदल चलना शुरू किया, जब इसकी घोषणा की, तभी बताया कि जब पूरा बिहार पैदल चल लेंगे, तब हर प्रखंड पंचायत से उन लोगों को निकालेंगे जो दल बनाना चाहते हैं। तो अभी उस समय मेरा अनुमान था कि 1-1.5 साल में पूरा बिहार चला जा सकता है, लेकिन जब मैं चल रहा हूं करीब करीब अभी 18 महीने हो गए, मैं आधा बिहार ही पैदल चल पाया हूं। इस पदयात्रा में किलोमीटर और दिन निश्चित नहीं है, उद्देश्य निश्चित है कि हर गांव पंचायत तक पहुंचना है, पहुंचकर वहां के लोगों की, वहां की समस्याओं को समझना है। ऐसे लोग जो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए सामाजिक राजनीतिक तौर पे सक्रिय होना चाहते हैं, उनको जोड़ना है और उनको जोड़कर एक नई व्यवस्था बनाना है। अब उसको करने में अगर 2 बरस ज्यादा लग जाए तो ज्यादा लग जाए, कोई हमें जल्दी नहीं है। 2 बरस और लगेगा, 2 बरस और लग जाए, लेकिन दल तभी बनेगा जब मैं पूरे बिहार को समझ लूं, उन लोगों से मिल लूं, उनकी समस्याओं को जान लूं। और ये करने में मुझे लग रहा है कि अभी 1-1.5 साल और समय लगेगा। तो उस नजरिए से जो आपका सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले जन स्वराज दल बनेगा, बिल्कुल नहीं बन सकता है। इसलिए नहीं बन सकता है कि हम लोग का अभी हमारी पदयात्रा पूरी नहीं हुई है। और जो मैंने बिहार की जनता को आश्वासन दिया है कि भाई पूरा बिहार घूमने के बाद ही लोगों की मदद से दल बनाया जाएगा, अगर आज चुनाव के नजरिए से हम दल बना लें, तब तो दल बनाने से पहले ही हम वो करना शुरू कर देंगे। लोग यही कहेंगे कि देखिए चुनाव आया तो फिर अपना हवा बना के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जन स्वराज का उद्देश्य दल बनाकर चुनाव लड़ना नहीं, ये एक नई व्यवस्था बनाना है जिसमें 5 बरस लग जाए, 10 बरस लग जाए, लेकिन बिहार में सही मायनों में लोगों की जिंदगी बदले, व्यवस्था बदले, वो प्रयास है। सिर्फ दल बनाकर चुनाव लड़ना होता तो इतने प्रयास की क्या जरूरत है? वो तो पटना में बैठिएगा, एक दिन में दल बन जाएगा। और कि जब सबको कोई ना कोई लड़ने वाला मिल जाता है, तो हमारी जो पृष्ठभूमि है, हमको भी लड़ने वाले घर घर लोग मिल जाएंगे। वो प्रयास नहीं है। प्रयास जो मैंने आपको बताया, पहले समाज को तैयार करना, उसी समाज से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना जो एक नई राजनीतिक दल व्यवस्था बनाना चाहते हैं, और साथ साथ जमीनी हकीकत को समझकर एक योजना बनाना, ताकि कल अच्छे लोग चुनकर आए तो उनको मालूम हो कि खगड़िया को सुधारने के लिए करना क्या है, बेलदौर में क्या करना है, परबत्ता में क्या करना है। जब ये जानकारी नहीं रहेगी, अभी स्थिति यह है कि जो 2 बार 3 बार का विधायक है, समस्या की बात तो छोड़ दीजिए, कई बार लोग कहते हैं भैया पैदल चलने से क्या होगा, हम लोग तो पहले ही से मालूम है क्या समस्या है। बिल्कुल नहीं मालूम है। मैं आपको दावा कर रहा हूं कैमरे पर,
जो भी आपके यहाँ खगड़िया जिला में विधायक है 2 बार 3 बार से, उसको आप कैमरे पर बैठा दीजिए और बोलिए कि बिना कागज देखे हुए अगर अपने पंचायतों का नाम बता दे तो आप जो कहिएगा मैं मान लूंगा। लोग अपने पंचायतों का नाम नहीं जानते हैं, समस्या की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो 2-2 3-3 बार से विधायक है उसको अपने सारे पंचायतों का नाम नहीं मालूम है। हर पंचायत में लोग 5-5 वर्ष में एक बार अपना मुंह दिखाने भी नहीं गए। तो लोगों की जो जमीन पर समस्या है उसको जब तक नहीं जुड़ा जाएगा, उसको समझा नहीं जाएगा, तब तक उसका सुधार संभव नहीं है। बिहार की राजनीति में जो जाति का महाजाल है, इस तरह से देखा जाए तो प्रशांत किशोर अपने आप को कहाँ पाते हैं? प्रशांत किशोर को इसमें कहीं अपने आप को पाने की जरूरत नहीं है। ये आपके दिमाग का भ्रम है। आप कितने दिन से पत्रकारिता करते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक बिहार में ये भ्रम फैला दिया गया है कि बिहार का हर व्यक्ति राजनीति के हिसाब से ही बोल रहे हैं। हमने पूरे देश में काम किया है, कोई राज्य हमको देश में नहीं मिला जहां जातियों का प्रभाव ना हो। कर्नाटक में भी वोकालिगा और लिंगायत की बात आप रोज सुनते हैं, गुजरात में भी जातियों की बात होती है, आंध्र प्रदेश में भी जातियों की बात हो रही है, महाराष्ट्र में भी जाति की बात हो रही है। लेकिन आपको हमको ये समझ में नहीं आता है, चूंकि हम लोग पिछड़े और गरीब राज्य हैं, तो आप पर यह तोहमत लगा दिया गया है कि बिहार इसलिए पिछड़ा है क्योंकि यहाँ पर सब लोग जाति की ही बात करते हैं। और आपको हमको जाने अनजाने ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपने मुंह में कीचड़ लगा रहे हैं, बिना इस चीज को समझे हुए ये बता रहे हैं जैसे कि पूरे देश में जाति नहीं है, बिहार में ही जाति है। अब मैं आपको इसका सटीक एक उदाहरण दे देता हूं। आप यहाँ पत्रकार हैं, राजनीति को कवर करते हैं। बिहार में मोदी जी को, भाजपा को वोट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। जब आप जाकर पूछेंगे कि वोट कैसे ये सांसद जीता है, तो लोग बताते हैं कि अरे सांसद को कहां वोट पड़ा, तो मोदी जी के नाम पर सब वोट पड़ा है। तो अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट दे रहा है, तो मोदी जी के जाति का तो आदमी बिहार में रहता नहीं है, तो वो मोदी जी को वोट कैसे दे रहा है? अभी तो आपने कहा कि भाई हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है, तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं ये आप हमको समझा दीजिए। तब आप तुरंत कहिएगा भैया वो तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे देता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे दे रहा है, लेकिन जाति के नाम पे तो नहीं दे रहा है। कई जाति समूह के लोग भाजपा को, मोदी जी को किसी दूसरे मुद्दे पर वोट देते हैं, जाति पर नहीं देते। इसका दूसरा पक्ष देख लीजिए। बिहार में 18% मुसलमान रहता है, वो आरजेडी को वोट देता है, लालटेन को वोट देता है। वो लालू जी के जाति का तो नहीं है, तो मुसलमान आरजेडी को क्यों वोट देता है? वो वोट इसलिए देता है क्योंकि वो भाजपा को दे नहीं सकता है और सामने उसके पास कोई विकल्प नहीं, इसलिए लालटेन को वोट देता है। वो जाति के लिए वोट नहीं देता है। बिहार में 50% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो जाति के आधार पर वोट नहीं करते। ये आप भ्रम मत पालिए। तो ये लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया कि भैया जाति पर सब वोट होता है, जाति पर ही सब वोट होता है। जाति भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, ऐसा नहीं है कि जाति की महत्ता नहीं है, लेकिन जाति भी एक विषय है। सिर्फ जाति के आधार पर 100 में 100% वोट पड़ता तो जो भी जाति का आदमी एक बार जीत गया वो कभी चुनाव ही नहीं हारता। उस जाति के लोग वो विधानसभा, पंचायत, प्रखंड छोड़कर चले थोड़ी ना गए हैं। जितने मान लीजिए कि कुशवाहा समाज के जितने आज लोग हैं, 10 वर्ष के बाद भी करीब करीब उतने ही लोग रहेंगे। तो फिर एक बार कुशवाहा कोई जीतता है, कोई हार कैसे जाता है? इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं कि सब जाति पर ही वोट देता है। समाज में इस बात की समझ है, उसको अगर कोई बेहतर विकल्प दिखेगा, विश्वसनीय व्यक्ति, विश्वसनीय चेहरा, विचारधारा, दल दिखेगा, तो समाज में ये ताकत है, समझ है, वो जातियों से ऊपर उठकर पीछे वोट करता रहा है और आगे भी करेगा। चिंता मत कीजिए। इसमें हमको क्या मानना है? अभी सत्ता में बैठे हुए थे तो यहां हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार पलटू मार है, लेकिन नीतीश जी को हम सब लोगों को एक बात की शाबाशी देनी चाहिए कि नीतीश कुमार इतनी बार पलटे कि पलट पलट के उन्होंने सारे दलों को पलटू मार बना दिया। भाई तेजस्वी यादव, अगर नीतीश कुमार पलटू मार है तो तेजस्वी यादव कैसे सीधे हैं? तभी 2 बरस पहले नीतीश जी को पलटू मार कहे, फिर जिस दिन नीतीश कुमार ने उनको अपने साथ रख लिया, उप मुख्यमंत्री बना लिया, तो नीतीश कुमार को विकास का चेहरा बताने लगे। 1 मिनट सुन तो लीजिए। फिर आज नीतीश कुमार छोड़कर भाजपा में चले गए तो महाशय अब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तो बड़े थके हुए मुख्यमंत्री थे। यही हाल भाजपा का है। अमित शाह आए, बोले कि भैया एक एक बिहार के आदमी सुन लो,
नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा बंद है, तो हमने वही कहा कि भाई दरवाजा तो अमित शाह बंद करके ठीक ही गए थे, छिटकिनी लगाना भूल गए थे। जैसे ही हवा का झोंका आया दरवाजा खुल गया, नीतीश कुमार को बैठा लिए बगल में। जो नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में जाकर एक सभा में महिलाओं के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी की है विधानसभा में, इनको सजा होनी चाहिए। वही मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा, वही मुरेठा बांधकर घूमने वाले सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार को बिहार का भविष्य बता रहे हैं लोग। आपने कहा जन विश्वास यात्रा, आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। अभी राहुल गांधी कर रहे हैं न्याय यात्रा, कितना बिहार के लोगों को न्याय मिल गया। तो इनके जन विश्वास यात्रा करने से क्या होगा? सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा 30 वर्ष से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। 30-32 वर्ष में बिहार से गरीबी कम नहीं हुई, पलायन रुका नहीं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं, तो अब किस विश्वास की बात कर रहे हो? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आएंगे विश्वास यात्रा में, भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जिन लोगों ने आरजेडी को, लालू जी के, उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वो जानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो आरजेडी का कैरेक्टर है। इन 4 चीज से ऊपर उठकर आरजेडी के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव उससे अलग नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर आप यहाँ पर, हम खगड़िया में 20 दिन से हैं, कम से कम 100 सभाओं में हमने बात करी होगी। किसी सभा में दिखा दीजिए जहां किसी को पर भरोसा करके हम आएंगे तो तुम्हारा जीवन सुधार देंगे। हम सभा की शुरुआत ही करते हैं इस बात से कि भैया मेरी बात पर तो भरोसा करना नहीं, क्योंकि जैसे पहले के लोगों ने ठगा है, हम पर भरोसा करके हमको वोट दोगे, हम भी तुमको ठग सकते हैं। तुम खुद समझो, तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो, तुम अपने बच्चों की चिंता करो, अपने बच्चों के भलाई के लिए वोट करो। प्रशांत किशोर को जिताने के लिए, लालू जी को हराने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, अपने जात का नेता जिताने के लिए, अपना हिंदू मुसलमान करने के लिए तो तुमने जीवन भर वोट दे दिया। पूरे अभियान में हम एक ही पंक्ति बता रहे हैं कि एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए वोट दे दो। देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, मोदी लालू नीतीश प्रशांत किशोर के लिए नहीं, वोट एक बार अपने बच्चों के लिए दो। क्योंकि कई लोग कहता है भैया आप तो बात कर रहे हैं कि देश के लिए, तो बहुत खराब बात है। बिल्कुल ठीक बात है, आपको कैमरे पर कह रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि देश के लिए वोट दे रहे हैं, अगर आपका बच्चा अनपढ़ है, बेरोजगार है, तो देश कमजोर हो रहा है कि उससे मजबूत हो रहा है? अगर पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और गरीब है, बेरोजगार है, तो उससे देश मजबूत हो रहा है कि देश कमजोर हो रहा है? देश में प्रति व्यक्ति आए हैं 1,35,000, बिहार में प्रति व्यक्ति आए हैं 34,000 रुपया। अगर बिहार में बच्चों की आमदनी बढ़ेगी, यहाँ रोजगार आएगा, तो उससे देश उससे मजबूत होगा। अगर पूरा बिहार का आदमी गरीब रह जाएगा तो उससे देश भी नीचे आएगा, क्योंकि पूरे देश की 10% आबादी बिहार की है। इसलिए हम कह रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बिहार के लोगों के लिए समय है जब देश, राज्य, विचारधारा, जाति, नेता सबको छोड़कर एक बार अपने बच्चों की चिंता कीजिए। देश आगे बढ़ रहा है। इसी देश में बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ का बन रहा है, खगड़िया में पैसेंजर ट्रेन भी नहीं चल रहा है। इसी देश में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं। खगड़िया में आज भी लोग, खगड़िया, बेगूसराय में, मधुबनी, सीतामढ़ी में आज भी लोग 1960-70 के जमाने में जी रहे हैं। आज भी आपके हमारे बच्चों को मजदूरी करने के लिए कर्नाटक, बंगलोर, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है। तो देश की तरक्की होगी, वो ठीक है, हो रही है, नहीं हो रही वो अलग विवाद है, लेकिन इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि बिहार में कोई तरक्की नहीं हो रही है। और देश की तरक्की से बिहार और बिहार के लोगों का कोई फायदा नहीं है, चाहे वहां देश में कांग्रेस की सरकार रहे कि मोदी जी की सरकार रहे। बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार न पहले था न अब है। इसलिए आपको, हमको पहले अपने बच्चों की चिंता करनी है। जो व्यक्ति अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है, वो समाज, राज्य, देश की चिंता क्या करेगा?
नहीं, जो मैंने आपको बताया, पदयात्रा के दौरान जो लोग मिलते हैं, जो इस विचारधारा को सुनकर समझकर तय करते हैं कि भैया अब हम लोग को जन सुराज से जुड़ना है, एक नया दल बनाने में कंधा लगाना है, ऐसे हजारों लोगों को एक साथ इकट्ठा करके पदयात्रा जब हम खत्म करेंगे तो वो संगठन बनाकर पब्लिकली जारी करेंगे। आप भी देख पाइएगा, जिले के स्तर पर 250 लोग, अनुमंडल के स्तर पर 50, प्रखंड के स्तर पर 200 और पंचायत के स्तर पर 50 लोगों की पहली कार्यवाहक समिति जारी की जाएगी। वही लोग मिलकर जन स्वराज की सोच को आगे घर घर पहुंचाने का जिम्मा लेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। अभी बता तो दिया यूथ क्लब क्या है, मैंने पहले ही सारा समझाया। यूथ क्लब बिहार में 1 लाख बच्चों को जो अपने लिए सामाजिक राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं, आने वाले समय में राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण संसाधन की व्यवस्था है, ताकि वो लोग जिनके बाबूजी, जिनके घर वाले बड़े लोग नहीं हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जिनमें काबिलियत है, क्षमता है, ऐसे बच्चों को राजनीति में लाकर उनको प्रशिक्षित किया जाए और उनको ये अवसर दिया जाए कि कल होकर अगर उनमें क्षमता है तो आकर वो राजनीति कर सकें। सर एक सवाल है सर कि जन सुराज आने वाले समय में जो कह रहे हैं कि हम पंचायत में मुखिया हो या प्रमुख हो या विधायक का इलेक्शन लड़ेंगे, उसको साथ दूंगा या मतलब उसको सहयोग करूंगा, क्या आने वाले समय में वैसे व्यक्ति को तो नहीं देगी जो जदयू में है या राजद में है या जो बीजेपी में जो भ्रष्टाचार? जन सुराज का जो स्लोगन है वो है सही लोग। अब सही कौन है कौन नहीं है, इसके लिए कोई पैमाना, कोई यंत्र हमारे पास नहीं है। सही वो है जिसको समाज सही मानता है, इसीलिए इतना लंबा समय समाज में बिता रहे हैं, गांव में जाकर, पंचायतों में जाकर पता कर रहे हैं कि कौन किसको लोग अच्छा सही मानते हैं। वो मजबूत हो न हो, वो जदयू में हो, लेफ्ट में हो, आरजेडी में हो, भाजपा में हो, इससे मतलब नहीं है। राजनीति में है नहीं है, इससे मतलब नहीं है। जिसको भी समाज अच्छा सही मानता है उस आदमी को जाकर ये हाथ जोड़ना, समझाना कि भाई आप आइए, खाली बैठकर घर में बात करने से नहीं होगा। अगर बिहार में आप सुधार करना चाहते हैं तो इसमें कंधा लगाइए, पैसे का, जाति का, व्यवस्था का चिंता छोड़ दीजिए, आप जुड़िए जन सुराज से, आपकी मदद की जाएगी। आप सब लोग मिलकर जुड़कर प्रयास करेंगे तो बिहार में बेहतर विकल्प बन सकता है। नहीं कीजिएगा तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। सर, जिस तरह से आपने कहा कि पिछले 30 वर्षों से लगातार 1200 ही परिवार के लोग नेता बने, एमपी एमएलए बने, क्या आगे आपका ये मुहिम है 1 लाख लोगों को जोड़ने का, उसको प्रशिक्षण दीजिएगा, क्या उसको मौका मिलेगा युवा वर्ग को? फिर वही बात है मेरे भाई, 1250 लोग सांसद विधायक की बात करी, उसके लिए जन सुराज एक नया दल, नया विकल्प बनाने का प्रक्रिया चल रही है। क्लब 1 लाख उन बच्चों को तैयार करने की बात है जो अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है। ऐसे बच्चे जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल मेहनत करके सामाजिक राजनीतिक पहचान बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप गांव में बैठे हैं, जन सुराज में आइएगा और कल विधायक बन जाइएगा। लेकिन आप गांव में हैं, आप शुरुआत करेंगे, वार्ड सदस्य बनिएगा, मुखिया बनिएगा, प्रमुख बनिएगा, 10 साल अपनी छवि बनाइएगा, लोग आपको जानेंगे, तो आपकी उस यात्रा में जन सुराज आपकी मदद करेगा, प्रशिक्षण के तौर पर और संसाधन व्यवस्था के तौर पर। लेकिन काम करने की जिम्मेवारी तो उस बच्चे की है जो इसको करना चाहता है। और आप पत्रकार बने हैं, एक दिन में तो पत्रकार नहीं बने हैं। आप डॉक्टर बनते हैं, एक दिन में डॉक्टर नहीं बनते हैं। 8 साल 10 साल पढ़ाई करते हैं तब ना डॉक्टर बनते हैं। तो अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, वकील एक दिन में नहीं बन सकते हैं तो विधायक, सांसद एक दिन में कैसे बनिएगा? वो बनने के लिए भी आपको 8 साल 10 साल 15 साल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि जन सुराज से अगर आप जुड़कर ये कर रहे हैं तो आपको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला जन सुराज की ओर से कोई रहेगा। काम करना, प्रयास करना, सफलता मिलना न मिलना वो आपकी क्षमता और आपके कार्य पर आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राहुल जी अभी न्याय यात्रा कहीं जो संसाधन से जुटता है, तो क्या राहुल जी की उतनी भीड़ तो नहीं थी जितना भीड़ होना चाहिए? उनके संसाधन कांग्रेस के। मेरे भाई ऐसा है, यात्रा सब करने के लिए स्वतंत्र हैं। राहुल जी करें, नीतीश जी करें, तेजस्वी जी करें, कौन रोक रहा है? यात्रा करने मात्र से ही अगर सब कुछ हो जाता तो देश में तो रोज कोई ना कोई यात्रा चल रही है। अब राहुल जी ने यात्रा की, उसमें उन्होंने कितना भीड़ आया नहीं आया, इन सब बात को हटा दीजिए। राहुल जी की पार्टी के, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री अभी तेलंगाना में बने 2 महीना पहले, जब भी अभी जुमा नया नेता बने हैं, बनते के साथ कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए है
मजदूरी करना। तो जिस दल के नेता राहुल गांधी हैं, उस दल का मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को एक तरह से गाली दे रहा है, कह रहा है कि हम लोग का डीएनए है मजदूरी करना। उसी दल के नेता राहुल गांधी आकर बिहार में कहेंगे कि सारे बिहार के लोग हमको समर्थन दीजिए, हमको वोट दीजिए, तो कौन बिहार का आदमी उन पर भरोसा करेगा? और क्यों करेगा? भाई तुम्हारा मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को गाली दे रहा है, उस वक्तव्य पर आपने बिहार आने से पहले कुछ आधिकारिक तौर पर कहा नहीं, तो क्यों बिहार के लोग उनके साथ जुड़ेंगे? आप हमको गाली भी दीजिएगा और हम लोग से वोट भी लीजिएगा, दोनों बात कैसे हो सकता है? मेरे भाई तेजस्वी यादव जीप चला लें कि ट्रक चला लें, उनको कुछ नहीं होने वाला है। ये सब पिटा पिटाया बहुत दिन हो लिया, जनता ने देख लिया है। अब जो अपना समीकरण वगैरह है उसी के आधार पर बाबूजी का दल है, लालू जी का, उनका नाम है कुछ, उस समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर अपना दुकान चला रहे हैं, उनको कुछ दिन और चलाने दीजिए। वो जीप चला ले, ट्रैक्टर चला ले, हेलीकॉप्टर चला ले, होना कुछ नहीं है। कई लोगों को लगता है कि आरजेडी यहां बहुत बड़ा मजबूत दल है। आप लोग ये नहीं देखते हैं कि आरजेडी का कभी वो स्थिति था कि बिहार झारखंड में 54 में 51 एमपी आरजेडी के थे। लालू जी की इतनी तूती बोलती थी। आज बिहार झारखंड को मिला लीजिए तो आरजेडी का 0 सांसद है, 0। और आप लोगों को लगता है कि जनता बेवकूफ है, जनता तो लालू जी को ही वोट किए जा रही है। अरे भाई, जब जनता आरजेडी को वोट करती थी तो उनके 54 में 51 एमपी थे, और अगर आज जनता वोट नहीं कर रही है तो उनके 54 में 0 एमपी है। कांग्रेस के कभी 400 एमपी थे, आज 50 एमपी हैं। आप दल बनाइएगा अगर आज, और आपके 50 एमपी हो जाए तो आप बहुत बड़े नेता हो जाइएगा। लेकिन जब कांग्रेस का 50 एमपी है तो लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस खत्म हो रही है। तो उसी तरीके से आरजेडी जितने बड़े पोजीशन पर बिहार में थी, कई बार लोग ये समझते हैं इनका 75 एमएलए है। अरे भाई, आरजेडी यहाँ की सबसे बड़ी, यहाँ का बिहार का सबसे बड़ा दल होता था। 15 साल उन्होंने यहाँ शासन चलाया है। वहां से घटते घटते अगर आप 74-75 पर आ गए हैं तो आप ढलान पर हैं, आप नीचे आ रहे हैं, आप बढ़ नहीं रहे हैं। इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझिए। नीतीश कुमार कभी 117 विधायक के पार्टी के नेता थे, आज 42 विधायक के एमपी के पार्टी एमएलए के नेता हैं। तो वो घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी 42 विधायक है, लेकिन वो ढलान पर है, चढ़ान पर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।